ओके, द फर्स्ट इज, ओके कोई बात नहीं बेटा, आज कई बच्चों का मैसेज आया था कि वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे बेटा। सबसे पहला क्या है बेटा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। और जब हम बात करते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स की, और दूसरी बात मैंने इस बार है ना आज व्हाट्सएप पे भी आपको लिंक सेंड नहीं करा, डायरेक्टली ग्रुप्स में ही करा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आगे से आई थी हमारी, तो इसलिए सिर्फ हमने लिंक आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ही है। तो शुरू करते हैं बेटा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। देखिए बेटा, एज द नेम सजेस्ट, मल्टी, मल्टी मतलब क्या होता है बेटा? मैनी। मैनी। जब कई 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 सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, when the small particles या tiny particles or individual atoms aggregate together, small molecules aggregate together, कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल जब एक साथ एग्रीगेट हो जाते हैं बेटा, और उनका जब साइज एग्रीगेट होने के बाद उनका साइज किस रेंज का हो जाए, कोलोइडल रेंज का होता है, देन दे आर नोन एज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ठीक है बेटा, बात समझ में आई कि व्हाट डू मीन बाय द मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स की जब हम बात करते हैं, तो इन दिस टाइप ऑफ कोलाइड्स या इन दिस कोलाइड्स, इन दिस कोलाइड्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और एटम्स, ठीक बेटा, एग्रीगेट टुगेदर बेटा, आपस में क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, और एग्रीगेट होने के बाद उनकी जो रेंज होती है, एग्रीगेट टुगेदर एंड रेंज्ड या रेंजिंग बिटवीन 10 रेज टू पावर 6 से लेके 10 रेज टू पावर -9 मीटर के हो जाते हैं बेटा। यानी किस रेंज के हो गए, कोलोइडल रेंज के। देन दैट टाइप ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स आर नोन एज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। और इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे से हेल्ड होते हैं बाय वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड molecules, atoms or particles are held together by weak van der Waals force। एग्जाम्पल क्या है बेटा, देखिए जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है गोल्ड सोल, यानी गोल्ड के कई सारे जब छोटे छोटे पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाते हैं तो वो किसके हो जाते हैं, कोलोइडल रेंज के। नेक्स्ट हमारे पास है सल्फर सोल, S8 सोल, ये वाला बेटा। तो ये हमारे पास कहलाते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। और जब हम सेकंड की बात करते हैं बेटा, देखो मैं पहले बता रहा हूं बेटा, जहां ना समझ में आए वो प्लीज मुझे बता दे कि सर यहाँ ये, हाँ जी बेटा बोलो। सर ये जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स है, इसमें जो एक मॉलिक्यूल अगर इनमें को वो ज्वाइन नहीं हो, अलग अलग रहे, तो फिर वो ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। बिल्कुल सही बेटा, जब वो ऐसे नहीं होते तो वो इनकी जो पार्टिकल रेंज होता है, खुद एक सिंगल पार्टिकल जब हम बात करते हैं उनका जो लेस देन पार्टिकल का साइज होता है, यानी एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं या पार्टिकल्स की बात करते हैं या एटम्स की बात करते हैं, उनका जो पार्टिकल का साइज रहता है वो लेस देन रहता है बेटा 10 रेज टू पावर 3 पिकोमीटर, यानी 10 रेज टू पावर माइनस, जब हम बात करते हैं 3 पिकोमीटर के अराउंड रहता है। यानी ये आपके किस तरह से होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस की तरह हो जाते हैं। और जब ये पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट कर जाते हैं तब जाके वो फॉर्मेशन करते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स की। यानी उससे पहले हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स की तरह किसकी तरह बिहेव कर रहा था, ट्रू सॉल्यूशंस की तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है बेटा, हाँ जी यहाँ पे 10 टू द पावर -6 नहीं आएगा? यस सर। कहाँ पे बेटा, ओ सॉरी सॉरी यार, सॉरी सॉरी, मैं बोल दिया बट लिखा नहीं, आप मेरे को बता दिया करो ऐसे, 10 रेज टू पावर -6 से 10 रेज टू पावर -9 मीटर, मैंने बोल दिया था बट लिखना रह गया। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स की। जब हम बात करते हैं बेटा मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स की, इसके अंदर मैक्रो का मतलब क्या होता है, यानी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे या पार्टिकल्स होंगे या एटम्स होंगे वे पहले से किस रेंज के होते हैं,
कोलोइडल रेंज के होते हैं बेटा, बस उन्हें एक प्रॉपर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की जरूरत होती है एंड दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं स्टार्च, जब हमारी लैब में जो स्टार्च रखा हुआ बेटा, उनके जो पार्टिकल का साइज पहले से किस रेंज का होता है, वो कोलोइडल रेंज के होते हैं, बट उनको जब हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तब वो जाके फॉर्मेशन करते हैं किसकी, कोलोइडल सोल की। ऐसे बेटा जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, जैसे एग की बात करते हैं, एग एल्बुमिन की बात करते हैं, वो भी आपके पास क्या है, एक उसका जो रेंज है वो कोलोइडल रेंज है, बस जैसे उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं बेटा, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स की। तो इसमें हम बात करते हैं in this type the particles of the dispersed phase are of कोलोइडल रेंज। ठीक है बेटा, वे किस रेंज के होते हैं, कोलोइडल रेंज के लिए। These are normally, ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, पॉलीमर्स होते हैं। कैसे होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। These are normally polymers। ठीक है बेटा, like starch, cellulose and proteins etc। बेटा ओनली रिक्वायर्ड, इनको रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है, सिर्फ इनको रिक्वायरमेंट होती है कि इनको एक प्रॉपर सॉल्वेंट में, जब हम बात करते हैं इनको क्या करें, हम एक प्रॉपर सॉल्वेंट में क्या करें, डिसॉल्व करने की जरूरत होती है, और वो खुद फॉर्मेशन कर लेते हैं किसकी, मल्टी ये मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स की बेटा। ठीक है सर ये एक बार रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। देखो बेटा, मैं दोबारा से बता देता हूं कि यहाँ पे जो हम बात करते हैं इन दिस टाइप ऑफ, देखो इस टाइप में, किसमें, मैक्रोमोलिकुलर, यानी मैक्रोमोलिकुलर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स होते हैं, वो पहले से किस रेंज के होते हैं, कोलोइडल रेंज के होते हैं। कोलोइडल रेंज जैसे हम जब बात करते हैं स्टार्च, इसकी बात करते हैं बेटा, जैसे हमारे पास क्या हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ये पहले से किस रेंज के होते हैं, कोलोइडल रेंज के होते हैं। बस इनको हमें क्या करना है, प्रॉपर किसमें डिसॉल्व करना है, प्रॉपर सॉल्वेंट में, डिस्पर्स मीडियम में, प्रॉपर डिस्पर्स मीडियम में इसको क्या करना है, डिसॉल्व करना है बेटा। एंड दे लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स की। तो सिंपल सी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं इसके लिए, एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख देता हूं, देखिए, व्हेन substances which possess very high molecular mass, मॉलिक्यूलर मासेस का मतलब बेटा ऐसे सब्सटेंसेस जो पहले से किस रेंज के हो, जो पहले से बेटा कोलोइडल रेंज के होते हैं, आर डिस्पर्स्ड इन, जब इनको डिस्पर्स किया जाता है, इनको डिसॉल्व किया जाता है किसमें, एक सुटेबल डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। द कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म, जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है बेटा, कोलोइडल सॉल्यूशन फॉर्म आर कॉल्ड मैक्रो मोलिकुलर कोलॉइड्स। फॉर एग्जांपल, देखो एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। देखिए बेटा, जब हम एग्जांपल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, भाई सबने देखा है प्रोटीन एक्स, देखा है प्रोटीन एक्स, देखा ही होगा, डब्बा घर में सबके होता है। यस सर। यस सर। जो प्रोटीन एक्स की हम बात कर रहे हैं, प्रोटीन की बात करते हैं, सिंपली प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन एक्स का डब्बा हमारे पास है। उस प्रोटीन एक्स में जो पाउडर निकलता है, उस पाउडर का जो बेटा साइज है, यानी पाउडर के जो पार्टिकल का साइज है, वो पहले से किस रेंज का होता है, कोलोइडल रेंज का होता है। पार्टिकल साइज इज ऑफ कोलोइडल रेंज। ठीक है बेटा,
यानी उसकी कोऑर्डिनेट रेंज कितनी है 10⁻⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻⁹ डायमीटर उसकी इतनी है बेटा। और जब इसको हम इस पाउडर को जब पानी में डिसोल्व कर देते हैं, किसमें डिसोल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, यानी इसका क्या बना देते हैं, जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं, उसे पानी में डिसोल्व कर देते हैं, तब जाके आपका जो सॉल्यूशन तैयार होगा दैट इज नोन एज कौन सा मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। क्या कहलाएगा बेटा मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। समझ में आया बेटा? अब बताइए इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताओ आप। सर मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में सर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में काउंटेड नहीं होते ना, फ्री होते नहीं हैं, बेटा मतलब आपस में सिंगल फ्री होते हैं, बिल्कुल हर एक पार्टिकल फ्री फ्री होता है। जैसे मैंने आप सिंपल सी बात करी बेटा, जो प्रोटीन होते हैं उसमें हर एक पार्टिकल आपने देखा होगा अलग अलग होते हैं, और जब इसको पानी में डिसोल्व कर देता है तो क्या बन जाता है एक्वस सॉल्यूशन बन गया इस पाउडर का, तब वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है मैक्रो। और उस पार्टिकल एक सिंगल पाउडर के साइज का जो होता है बेटा वो किस रेंज का होता है कोलोइडल रेंज का होता है। ठीक है, ये कहलाता है आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ठीक है बेटा, ये इस टाइप से एग्जांपल है। अब जो हमारे पास थर्ड है दैट इज कॉल्ड एसोसिएटेड कोलॉइड्स, लास्ट एंड फाइनल, एंड इसलिए सिलेबस में भी नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, इसको और समझा देते हैं। और साथ में इसको क्या कहते हैं मिजल फॉर्मेशन भी कहते हैं। चलिए बेटा, और जब हम मिजल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन सुनिए बेटा, सिंपल से तरीके से मैं आपको बताना शुरू करता हूं। देखो बेटा, आपने क्या लिया, देखो ध्यान से सुनना, जब हम क्या लेते हैं, मैंने एक बाल्टी पानी लिया, ध्यान से सुना, एक फुल ऑफ बकेट मैंने वाटर लिया और उसके अंदर आपने क्या डाला, एक चुटकी आपने सर्फ डाल दिया, क्या उसके अंदर फ्रोथ बनेगा? हाँ जी बेटा, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। और जब उसकी बिल्कुल सही, जब उसकी हायर कंसंट्रेशन ले लेंगे, यानी उस चुटकी भर को उठा के मैंने क्या ले लिया, एक मुट्ठी भर के डाल दिया अब उसके अंदर, क्या अब फ्रोथ बनेगा? यस सर। बिल्कुल सही। तो बेटा जब हम क्या कहते हैं, जब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब उनकी कंसंट्रेशन लो होती है तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, और जब उनकी हायर कंसंट्रेशन कर देते हैं तो वे पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट हो जाते हैं एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएटेड कोलॉइड्स, एंड दैट कोलॉइड्स आर नोन एज मिजल फॉर्मेशन। ये आपके वाला बेटा सॉप वाला मिजल फॉर्मेशन का ये वही वाला पार्ट है। एंड दैट कंसंट्रेशन जिसके ऊपर झाग बनने शुरू होते हैं दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल मिजल कंसंट्रेशन, उसको हम कहते हैं CMC। तो यही हम लिखेंगे बेटा, द substances which at low concentration, जो कम कंसंट्रेशन पे बिहेव करती हैं, बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, but at higher concentration exhibit colloidal behavior due to formation of aggregated particles। यानी उसके ऊपर क्या होता है बेटा, हायर कंसंट्रेशन पे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एग्रीगेट कर जाते हैं, इसी वजह से वो क्या हो जाते हैं एग्रीगेट होते हैं, आर नोन एज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। और इन्हीं को बेटा हम क्या कहते हैं मिजल फॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं को हम मिजल फॉर्मेशन कहते हैं या मिजल्स कहा जाता है। और जिन कंसंट्रेशन पे मिजल बनती है, यानी जब हायर कंसंट्रेशन, जिस मिनिमम जो हम बात करते हैं, जिस कंसंट्रेशन पे ये मिजल फॉर्मेशन होते हैं, दैट कंसंट्रेशन इज नोन एज क्रिटिकल मिजल कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, और सुनिए, अब देखिए बेटा, आपने क्या ले लिया, कंसंट्रेशन तो हाई ले ली। अब ध्यान से सुनना बेटा, दूसरी बात, जब हम बात करते हैं, बट मैंने क्या करा, अब मैंने दो पानी ले लिया, एक ठंडा पानी लिया और एक मैंने लिया 35 डिग्री सेल्सियस का पानी, और एक मैंने ले रखा है 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री का मतलब क्या होगा, 10 to 5 डिग्री सेल्सियस का। अब आपने क्या करा, दोनों में कंसंट्रेशन आपने हायर कंसंट्रेशन ले ली,
अब मुझे बताइए किस में झाग बनेगा और किस में नहीं बनेगा और क्यों नहीं बनेगा? सर 35 डिग्री सेल्सियस में बनेगा क्योंकि वो हाई टेम्परेचर है। बिल्कुल सही, क्योंकि वहां पे क्या होगी बेटा, पार्टिकल्स के अंदर जो एग्रीगेशन होगी वो फास्ट हो जाएगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इसी वजह से बेटा उनकी जो मिजल फॉर्मेशन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जहां पे बेटा मिजल फॉर्मेशन टेक प्लेस करती है, द फॉर्मेशन ऑफ मिजल टेक प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है बेटा, ओनली अबव, जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन द क्राफ्ट टेम्परेचर। जहां पे बेटा मिजल बनना शुरू होता है, दैट टेम्परेचर यानी अबाउट दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये लिखेंगे बेटा, द फॉर्मेशन ऑफ मिजल टेक प्लेस ओनली अबाउ अ सर्टेन टेम्परेचर। किसी भी एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके जब वो मिजल बनती है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है बेटा, क्या लिखा हमने, ओनली अबाउ a particular temperature, cold। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बेटा क्राफ्ट टेम्परेचर, और रिप्रेजेंटेड बाय टी के। इसको हम टी के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, एंड above a particular concentration called critical missile concentration। शॉर्ट में इसको कहते हैं बेटा CMC। ये बेटा क्या कहते हैं इसको, CMC, क्रिटिकल मिजल कंसंट्रेशन। एग्जांपल बता सकते हैं बेटा, इसका एग्जांपल कौन सा होता है? हाँ जी भाई, सो बिल्कुल सही, हम कहते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स लाइक, आपने कहा सोप्स, और दूसरा कौन सा एग्जांपल होता है, सोप्स एंड, डिटर्जेंट। बिल्कुल सही, सोप्स एंड डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट्स बेटा आपने देखो उसमें पढ़ा था चैप्टर नंबर 16 जो सिलेबस से हट गया। जो डिटर्जेंट्स होते हैं मेनली हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं बेटा। एक जो हम बात करते हैं, एक सॉरी तीन टाइप्स के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक और एनायनिक कैटायनिक। और उसमें भी हम बात करते हैं स्टार्टिंग में, डिटर्जेंट हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में आपका जब हम बात करते हैं मिक्सचर्स होता है दो उसका, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपके पास दो आ जाते हैं, कैटायनिक और एनायनिक। ये चीज है बेटा, इसमें सिर्फ इतना सही था, इससे ज्यादा नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, भाई ये समझ में आया कि वो व्हाट इज द डिफरेंस जब आपके बीच में आएगा बेटा? तो हाँ बेटा बोलो बोलो। क्राफ्ट टेम्परेचर दोबारा बता दो सर। देखो बेटा, जब हम क्राफ्ट टेम्परेचर की बात करते हैं, ध्यान से सुनना, क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पे आपका झाग जब बनना शुरू होता है। अब देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं, जब भी आप सिंपल से एक बाल्टी लेना, उसमें क्या करना है, आप तीन चार वो सैंपल लेना। मैंने क्या करा, तीन चार सैंपल लिए। एक बकेट में आपने लिया 5 डिग्री सेल्सियस का पानी, दूसरे में 10 डिग्री सेल्सियस का पानी, तीसरे में 15 डिग्री सेल्सियस, और नेक्स्ट वाले में 20 डिग्री सेल्सियस, फिर नेक्स्ट वाले में 25 डिग्री सेल्सियस, ऐसे 30 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद 35 डिग्री सेल्सियस। ऐसे मैंने 40 डिग्री सेल्सियस ले लिया और 45 डिग्री सेल्सियस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक और ले लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस। 10 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए मैंने। और इसमें क्या करा बेटा, आपने डिटर्जेंट लिए, सोप की जगह डिटर्जेंट्स ले लीजिए, और डिटर्जेंट्स हर एक में आपने क्या डाला, एक बकेट में सिर्फ 10 ग्राम ऐड कर दिया, हर एक में 10 ग्राम ऐड कर दिया। ठीक है बेटा, तो टोटल आपने क्या करा, 10 ग्राम ऐड करते चलेगा हर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर। इसमें भी 10, इसमें भी 10 ग्राम और इसमें भी 10 ग्राम करा। अब देखिए, जब हमने एक्सपेरिमेंट इसके बाद परफॉर्म करना शुरू करा, तो हमने इसके बाद क्या देखा बेटा, कि इनमें से सबसे ज्यादा जो फ्रोथ है वो किस टेम्परेचर में बनना शुरू करा, फ्रोथ। अब हम फ्रोथ की परसेंटेज चेक करेंगे, फ्रोथ किसमें बनेगा।
5 डिग्री सेल्सियस में फ्रोथ बना ही नहीं 10 इसके लिए 10 ग्राम के लिए, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस में भी नहीं बना, 15 में नहीं बना, 20 में कंसंट्रेशन क्या थी इसकी, स्मॉल कंसंट्रेशन थी, यानी झाग तो बने बट बहुत कम बने, 25 में इंक्रीज करती गई और हमने देखा 35 पे जो कंसंट्रेशन थी वो सबसे ज्यादा थी फ्रोथ की जो कंसंट्रेशन थी मैक्सिमम थी। जैसे 40 पे 45 पे गए और कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी यहाँ पे, और 45 पे जाते जाते क्या हो गई, कम होनी शुरू होगी वापस से। तो जहां पे बेटा कंसंट्रेशन यानी जब हम बात करते हैं जहां पे फ्रोथ बनना शुरू हो जाता है, अब हमने देखा कि 35 और 30 से 35 के बीच में टेम्परेचर हमने नोट करना शुरू करा, क्योंकि 30 से लेके 40 के बीच में जो कंसंट्रेशन होती है मिजल्स की या फ्रोथ बनने की, वो क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे कम थी और इसके बाद फिर कम होनी शुरू होगी। तो यानी जो हमारे पास जो रेंज आई वो कितनी है बेटा, 30 to 40 के बीच में। एंड द टेम्परेचर, द पर्टिकुलर टेम्परेचर वेयर द कंसंट्रेशन इज हायर, तो हमने लिखा द फॉर्मेशन ऑफ मिजल टेक प्लेस, जब जहां पे मिजल ज्यादा बनना शुरू होता है बेटा अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी 35 के ऊपर जो मिजल्स है वो ज्यादा बनने शुरू हुए, दैट टेम्परेचर इज नोन एज क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है बेटा, इस टाइप से इस टेम्परेचर यानी 30 से लेके 45 के बीच में जो मिजल्स की कंसंट्रेशन थी वो सबसे ज्यादा क्या हुई, हाई है। तो इस टेम्परेचर की रेंजिंग को हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर कहेंगे बेटा, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए या पर्टिकुलर सैंपल के लिए। समझ में आया बेटा? सर हाँ जी बेटा बोलो। सर उसकी मिजल की कंसंट्रेशन कम क्यों होने लग जाती है 40 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करते हुए? जब हम इंक्रीज करते हैं बेटा हायर टेम्परेचर होने पे क्या होता है कि उनके बीच के जो बॉन्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं हायर टेम्परेचर पे। इसी वजह से जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थी उनके बीच में क्या होगी, डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिजल जो सरफेस होते हैं बेटा उनके बीच में भी क्या होता है, आप भी जानते हो, जैसे आपके फिजिक्स की बात करते हैं उनके बीच में सरफेस टेंशन होता है। सरफेस पे देखो जो बबल्स बनते हैं उनकी सरफेस टेंशन की बात करेंगे, तो वो हायर टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था कि सरफेस टेंशन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होने शुरू होते हैं। तो जैसे ही सरफेस टेंशन कम होगी उसकी, तो ऑटोमेटिकली बबल क्या हो जाएगा, एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो उसकी फ्रोथ बनने की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ये है फिजिक्स का रीजन। और केमिस्ट्री के रीजन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं यहाँ पे बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, वीक होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी कंसंट्रेशन भी क्या करती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो दोनों रीजन मैंने आपको बता दिए। अब बताइए इसके अंदर कोई डाउट हो तो, या फिर और एक्सप्लेन करो एग्जांपल देते हुए। सर ये समझ किन में आया किन बेटा? फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, वो क्या चीज बेटा? किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा क्राफ्ट टेम्परेचर? बेटा क्राफ्ट टेम्परेचर, बेटा ध्यान से सुनना, क्राफ्ट टेम्परेचर जब हम बात करते हैं मेनली जो डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ, देखना ध्यान से, अमाउंट ऑफ डिस्पर्स्ड या डिस्पर्जन मीडियम पे डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, अमाउंट पे डिपेंड करता है, और इनके नेचर पे भी डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा। तो ये तीन फैक्टर है जिनके ऊपर आपका क्राफ्ट टेम्परेचर डिपेंड करता है। ये बेटा, और चौथा जो फैक्टर, जो लीस्ट फैक्टर है, वो कहलाता है आपका प्रेशर। ये प्रेशर के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड कर देता है। बट मेन जो फैक्टर होते हैं वो ये तीन फैक्टर्स मेनली इसके वो क्राफ्ट टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं। हाँ जी बच्चे, अब बताइए। ओके सर। ओके बेटा, और देखना ध्यान से सुना, जब हम क्रिटिकल रेंज की बात करते हैं सॉप्स की, जो सीएमसी की बात करते हैं, कंपटीशन में कई बार पूछता है सीएमसी फॉर द सॉप कितना होता है बेटा, ध्यान से सुनिए। जब सीएमसी फॉर द सॉप्स की बात करते हैं तो इनकी जो रेंज होती है बेटा वो होती है 10⁻⁻⁴ से लेके 10⁻⁻³ मोल्स पर लीटर। ये इनकी एक सीएमसी होती है बेटा। और ये बेटा हर एक उसके लिए जब हम सॉप्स की बात करते हैं, बट ये टेम्परेचर पे और उस पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर उसके ऊपर। ठीक है बेटा, बट आइडियली इनको जब हम आइडियली की बात करते हैं तो आइडियली 10⁻⁴ से 10⁻³ लिया जाता है, और ये कंपटीशन में एज इट इज डायरेक्टली पूछ लिया जाता है हमारे पास। ठीक है बेटा? हाँ जी भाई बताइए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कि कोलोइडल सॉल्यूशंस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हाँ जी बेटा बताइए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है? हाँ जी भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताइए जल्दी जल्दी। एनीवन? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। भाई सारे कहाँ चले गए? सर ये नहीं है, पता नहीं है। अरे सेकंड चैप्टर में थी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द, जो सिर्फ किस पे नंबर डिपेंड करता है? ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। बिल्कुल सही, जो डिपेंड करता है बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन इट्स नेचर, जो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता, दैट आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड देयर आर हाउ मेनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर देयर? 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर देयर। एंड दैट 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है बेटा हमारे पास? ऑस्मोटिक प्रेशर, ध्यान सुना, एलिवेशन इन प्रेशर, बॉइलिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन, एलिवेशन पॉइंट। बॉइलिंग। हाँ जी, तो हम यही बात लिखेंगे बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लाइक जब हम बात करते हैं कौन कौन सी सबसे पहले हमने पढ़ी थी? रिलेटिव, लोअरिंग इन मेल्टिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर बेटा, वेपर प्रेशर। हाँ जी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड हमने पढ़ी थी एलिवेशन इन पॉइंट, बिल्कुल से बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड हमने पढ़ा था डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बिल्कुल से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट हमने पढ़ा था बेटा फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर। These are the colligative properties, ठीक है बेटा, which depends upon the number of solute particles, जो किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ solute particles। एंड ध्यान सुना, यहाँ पे एक चीज पे डिपेंड करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि जब बात करते हैं उसके साइज पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड साइज ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। साइज पे भी डिपेंड करेंगे, क्योंकि पार्टिकल का साइज छोटा हो गया तो वो ट्रू सॉल्यूशन में चला जाएगा। इसी वजह से पार्टिकल्स यानी साइज पे भी डिपेंड करेगा इन अ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। यदि पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया तो किस में चला जाएगा? सस्पेंशन में चला जाएगा। छोटा हो गया तो किस में आ जाएगा? ट्रू सॉल्यूशन में। तो इसी वजह से बेटा ये किस पे डिपेंड कर देते हैं हमारे पास? ये साइज पे भी डिपेंड करेगा। और बेटा वेंट, जब हमने देखो एक्चुअली में हमारे पास वेंटो फैक्टर नहीं है क्योंकि हमने सिलेबस में हट चुका है। यदि वेंटो फैक्टर होता तो मैं आपको बताता। वेंटो फैक्टर वो फैक्टर होता है बेटा, कई बार क्या हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट कर जाते हैं, या कई बार क्या हो जाते हैं जैसे NaCl अपने पानी में डाला तो NaCl क्या हो गया? टूट गया, तो डिसोशिएट नंबर्स क्या हो जाते? डिसोसिएट कर जाता है। तो वो क्या करता है? पार्टिकल साइज के वेंटो फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखना बेटा। तो ये छोटा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं, हमारे पास नहीं है ये बेटा। तो वेंटो फैक्टर की जो बात करते हैं बेटा, एट्रीब्यूट जब हम बात करते हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ पार्टिकल्स के। तो वो सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा आप लोगों को, बट कंपटीशन के लिए आप लोग याद रखेंगे इसके अंदर। दूसरा हमारे पास है बेटा कलर। हाँ भाई, इसमें एक क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाई द स्काईज अपीयर टू बी ब्लू? हाँ जी भाई, ब्लू बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्यों हुई जल्दी बताइए? अरे डिस्पर्जन कैसे होती है बता दो तो भाई। वो लाइट एयर कोलोइडल पार्टिकल्स की वजह से। अच्छा, कोलोइडल पार्टिकल्स बिल्कुल सही, मैं मान गया। जैसे इन्होंने कहा भाई कोलोइडल, जैसे हमने कहा कि कोलोइडल पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। कोलोइडल पार्टिकल्स पे होता है क्या बेटा? एक्चुअली में क्या होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं कोलोइडल पार्टिकल, जब इनसे लाइट टकराती है तो इनके टकराने से लाइट क्या हो जाती है? स्कैटर्ड होती है। और वो बिल्कुल सही, वो क्या होती है बेटा? स्कैटर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से कलर क्या हो जाते हैं जब हम बात करते हैं तो वो डिफरेंट वेवलेंथ में क्या हो जाते हैं? वो स्कैटर्ड हो जाती है। तो इसी वजह से बेटा वो कलर इंपार्ट करता है, इसीलिए स्काई अपीयर्स टू बी ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वो क्या होता है? वो डिपेंड करती है बेटा साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स के, याद रखना।
जो हम बात ये करते हैं द कलर ऑफ द सॉल्यूशन यानी कॉलोइडल सॉल्यूशंस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ होगी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, कलर होंगे। डिफरेंट वेवलेंथ स्कैटर्ड बाय द डिस्पर्जन फेज या डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, और ये किस पे डिपेंड करती है, उसके साइज पे डिपेंड करती है। And it changes with the change in particle size। ठीक है बेटा, कई बार पेपर में पूछा गया कि why the skies appear to be blue। अच्छा बेटा, एक चीज मुझे बताना, जो बिल्कुल गोल्ड एकदम प्योरेस्ट गोल्ड होता है, फाइनेस्ट पार्टिकल्स जो गोल्ड के होते हैं वो कैसे कलर के होते हैं, येलो, व्हाइट, रेड, तीन ऑप्शन है, येलो, व्हाइट और रेड। रेड। एनीवन? येलो। एनीवन मोर? व्हाइट। तीनों ही बता दिए। अब मैं बताता हूँ बेटा, जो कलर होता है बेटा, याद रखना, द कलर ऑफ गोल्ड सोल जब हम बात करते हैं विद फाइनेस्ट पार्टिकल्स, जो उसका बिल्कुल फाइनेस्ट होता है ना, बिल्कुल प्योरेस्ट जो हम बात करते हैं, फाइनेस्ट बिल्कुल छोटा जो साइज होता है पार्टिकल्स का, बिल्कुल अच्छा जो होता है, वो हमेशा रेड कलर का, पार्टिकल्स की वजह से रेड कलर का दिखाई देता है। याद रखना, जब भी ये जो सोने खोजने वाले होते हैं, जब ये देखते हैं तो उसमें आपका हल्का सा येलोइश शेड होती है और उसमें से रेडिश शेड आती है, दो शेड्स हो जाती हैं, जो इसके डिनोट करती है इसके कलर चेंज को। और जितना पार्टिकल का साइज बढ़ता चला जाएगा, ध्यान सुनना, जितना साइज बढ़ता चला जाएगा पार्टिकल का, उतनी जल्दी वो येलो कलर में बिकम होता चला जाएगा। ये याद रखना बेटा, पार्टिकल का साइज जैसे जैसे ये गोल्ड का जो साइज है वो इंक्रीज होगा तो वो किस में चेंज होगा, रेड से वो येलो में चेंज हो जाएगा। As the size of the particle size increases, यानी साइज इंक्रीज होते के साथ ही वो रेड से किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, येलो में। तो ये डिपेंड करता है बेटा आपके साइज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी एज इट्स चेंजेस, मतलब ये जो स्कैटरिंग का जो लाइट है, वेवलेंथ है, वो चेंज होते हैं विद दिस चेंज इन साइज ऑफ द पार्टिकल्स। इसलिए जो फाइनेस्ट पार्टिकल्स का साइज होता है गोल्ड का, बिल्कुल छोटा होता है, वो प्योरेस्ट जो होती है वो रेड कलर की होती है, और जैसे जैसे पार्टिकल्स इंक्रीज करते जाते हैं तो उनका जो साइज है वो किस में चेंज होता है, रेड कलर में चेंज होता है, ओ रेड से येलो में चेंज होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टीज थी। थर्ड प्रॉपर्टीज हमारे पास है ब्राउनियन मोशन। ओके, ब्राउनियन मोशन क्या होती है बेटा, सिंपल सी हम बात करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द ब्राउनियन मोशन? zigzag path followed। particles। बिल्कुल सही, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है बेटा, ब्राउनियन मूवमेंट्स की बात करते हैं तो zigzag motion of the particles of the dispersed phase या ठीक है बेटा, और ये जो डिस्पर्स फेज होती है एक्चुअली में जब हम बात करते हैं, देखा होगा बेटा, जब हम धूप के अंदर बैठे रहते हैं तो पार्टिकल्स हमें इधर उधर मूव करते दिखते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम धूप में बैठते हैं तो एक जो लाइट आती है हमारे पास, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें जिगजैग मोशन में इधर उधर घूमते दिखाई देते हैं, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। हाँ जी बेटा, सर हम इसे रैंडम मोशन नहीं कह सकते पार्टिकल्स का? बिल्कुल सही बेटा, रैंडम मोशन वो रैंडम ही मोशन होती है, इसी जिगजैग मोशन को हम रैंडम मोशन भी कहते हैं, और ये कंटिन्यूअस होती है बेटा। कंटिन्यूअस जब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, एंड दैट रैंडम मोशन इज कॉल्ड जिगजैग। रैंडम मोशन का मतलब क्या होगा, देखो रैंडम मोशन कैसे भी हो सकता है बेटा, इधर उधर भी हो सकता है, उसी को हमने कहते हैं जिगजैग मोशन। ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते, तो ये इधर उधर घूमते रहते हैं पार्टिकल्स, तो रैंडम मोशन भी कह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो रैंडम मोशन भी आप इसे कहते हो, तो एक उसके लिए उसने क्या कर दिया, उस रैंडम मोशन को एक एब्रप्ट नाम दे दिया, जिगजैग मोशन भी कह दिया उसने, और उसी रैंडम मोशन को हम क्या कहते हैं, जिगजैग मोशन कहते हैं, जिगजैग फैशन कहते हैं। ठीक है बेटा, इसी वजह से इस जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था, याद है आप लोगों को? मेरे को तो याद नहीं भाई, आप लोगों को याद हो तो मुझे बताइए। एंड द रॉबर्ट ब्राउन। साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन,
बिल्कुल सही बेटा। ये बॉटनिस्ट था बेटा, इसने पोलन ग्रेन्स के ऊपर स्टडी की थी, और ये आपने फिजिक्स उसमें क्या कहते हैं फिजिक्स करा बायो में पढ़ा होगा, बिल्कुल सही। इसने क्या करा था बेटा, Yes. जब बॉटनिस्ट उसने था, तो उसने पोलन ग्रेन को जब सस्पेंड कर दिया वाटर के अंदर, तो पोलन ग्रेन्स जो थे वो कंटिन्यूअसली इधर उधर मूव करते रहते हैं। आप देख रहे हैं कि जब सरसों के जो उसमें होता है, जब आप सरसों के खेतों में जाते हो तो आपके कपड़े पे पोलन ग्रेन्स हो जाते हैं, उसको निकालना, उसको पानी में डालना, और वो पानी में इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो दिस साइंटिस्ट गिव्स द, उसने क्या कहा था, इसको स्टडी किया और ज्यादा ब्रीफ में कहा, तो उसने zigzag मोशन को कह दिया ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मोशन। और ये ब्राउनियन मोशन एक्सप्लेन करती है किसको, स्टेबिलिटी को। किसको एक्सप्लेन करती है बेटा, स्टेबिलिटी को। क्योंकि ये क्या करती है बेटा, जो पार्टिकल्स होते हैं इधर उधर मूव करते हैं और कभी भी सेटल डाउन नहीं होते अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी होने के बावजूद भी ये पार्टिकल्स क्या करते हैं बेटा, इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो इसी वजह से ये एक्सप्लेन करते हैं किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स को, स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। क्यों? तो जब हम बात करते हैं बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही, ब्राउनियन मोमेंट अपोज करता है किसको, अपोजेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी को बेटा अपोज करता है ऑन द कोलोइडल पार्टिकल्स, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। एज द रिजल्ट, इसी वजह से these particles always remain in the state of motion। इसी वजह से बेटा ये मोशन के हमेशा स्टेट्स में रहते हैं एंड डू नॉट सेटल डाउन, और ये कभी भी सेटल नहीं होते। इसी वजह से बेटा इनके अंदर क्या जाती है, दिस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी, और यही फैक्टर होता है उनकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है बेटा। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल जो हमारे पास होता है दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। लास्ट जो है हमारे पास हुआ है बेटा टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट बता सकते हो क्या होता है बेटा, ये तो आप लोगों को पता होगा टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा। एंड द Scattering of light When by colloidal particles. बिल्कुल सही। light in the dark, ये बेटा सिंपल सी देखो, हम जब बात करते हैं, जब हम किसी भी लाइट को पास करते हैं किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन से, तो वो लाइट क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड द फिनोमिना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो इसमें हम जब बात करते हैं, ये तो आपको डेफिनेशन इजीली आती है टिंडल इफेक्ट की। इसमें बेटा एक वर्ड होता है टिंडल कोन होता है, और इसकी दो कंडीशंस होती है, वो दोनों हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टिंडल कोन की बेटा। देखिए, जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर से देख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप है, मैं थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट बना देता हूँ, बस ये हमारा पास क्या है बेटा, माइक्रोस्कोप में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास सॉल्यूशन है। अब मुझे बताइए बेटा, देखिए जब हमने इसको राइट एंगल से स्टडी करते हैं पार्टिकल्स को, मैंने लाइट देखी, तो जब ये जिस एंगल पे सबसे ब्राइटेस्ट लाइट देगा बेटा, कौन सी लाइट देगा, जिस एंगल पे ये सबसे ब्राइट लाइट देता है, दैट कोन इज नोन एज टिंडल कोन। क्या कहलाता है बेटा, टिंडल कोन कहलाता है। ठीक है बेटा, when a strong convergent beam of light is passed through the a colloidal solution and, और इसको कितने एंगल पर ऑब्जर्व करते हैं बेटा, 90, बिल्कुल यहां पे आपकी आंख होनी चाहिए और बिल्कुल इसको 90 डिग्री देखते हैं, एंड द पाथ ऑफ लाइट या रे इज viewed at the right angle to the direction of light. A bright cone is, a bright cone of scattered light is observed.
is observed, और इसी को कहते हैं बेटा कॉल्ड टिंडल कोन कहा जाता है बेटा। ठीक है, यहां से आपने लाइट पास करी और यहाँ पे पार्टिकल्स है, जिस एंगल पे वो बिल्कुल ब्राइट एंगल देगा बेटा, ब्राइट लाइट जहां पे स्कैटर्ड होके जाएगी, चाहे वो ऊपर की तरफ जाए, जिस एंगल पे जाए, तो वो जो एंगल कहलाता है दैट इज कॉल्ड टिंडल कोन। क्या कहलाता है बेटा? वो हमारे पास कहलाता है टिंडल कोन। अब इसमें आती है व्हाट आर द टू कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग टिंडल इफेक्ट। हाँ जी बेटा, कौन सी ऐसी दो कंडीशन है जिसपे टिंडल इफेक्ट हमें दिखाई देता है? पहली कंडीशन, पहला, ये पार्टिकल का साइज कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए? -6 कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बिल्कुल सही। पहली बात ये बेटा है, इसका जो कंडीशंस की बात करते हैं, देखो आज तक कभी कंडीशंस इसकी आई नहीं, मैं पहले बताता हूँ, कभी आई नहीं, बट आपको दोनों कंडीशंस पता होनी चाहिए। व्हाट आर द कंडीशंस? तो जो पहले कंडीशंस है वो ये है कि द डायमीटर ऑफ, जब हम बात करते हैं बेटा, तो ये डायमीटर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज शुड नॉट बी, यानी बहुत बड़ा होना चाहिए, ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर उसको डिसोल्व किया गया है। मच नॉट, नॉट मच बी स्मॉलर as compared to the wavelength of light। ठीक है बेटा, पहली चीज, जो ये पार्टिकल का साइज होता है बहुत ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, इसकी जो रेंज होनी चाहिए 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁻⁹ मीटर की होनी चाहिए। और ये जो लाइट पास कर रहे हैं, ये लाइट का जो साइज होना चाहिए, वेवलेंथ जो होनी चाहिए बेटा, हम जब बात करते हैं पार्टिकल का की भी वेवलेंथ होती है और इसका भी साइज होता है, ये बहुत छोटा होगा इसके कंपैरिजन में, तभी आपको लाइट दिखाई देगी। और सुनना, जो सॉल्यूशंस आप ले रहे हो, यहाँ पे सॉल्वेंट जो यूज कर रहे हो, यानी मीडियम जो यूज कर रहे हैं, उसका पार्टिकल का साइज भी इनके बीच में डिफर होना चाहिए। यदि इनके बीच में डिफरेंस नहीं हुआ मैग्नीट्यूड में, तब भी आपको टिंडल इफेक्ट नहीं देगा। तो याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम सिंपल सी फिजिक्स में कहते हैं, इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पार्टिकल्स का, दोनों का, उनके बीच बेटा सेम होना चाहिए, डिफर होना चाहिए? जल्दी बताइए। डिफर होगा तभी हमें दिखाई देगा, अदरवाइज इट विल नॉट ऑब्जर्व। ठीक है बेटा, तो डिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या जो बात करते हैं दो से ज्यादा की, तो इंडिसेस कह देते हैं ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट। और यहां पे सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम से कहते हैं बेटा, डिस्पर्स फेज एंड dispersion medium must differ in magnitude। उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, तभी हमें वो ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज इट विल नॉट ऑब्जर्व। इसमें कोई डाउट बेटा? हाँ जी बेटा। नो सर। ओके बेटा, अब इसके बाद, ठीक है बेटा, अब इसके बाद हमारे पास 3 डेफिनेशन बच गई और चैप्टर खत्म हो गया। तो जो हम आगे का जो करेंगे बेटा, 3 डेफिनेशन बता रहा हूं, और जो आगे की हम बात करेंगे वे सारे के सारे हम कल करेंगे। और साथ में आप लोग जो भी आप रिवाइज कर रहे हो चैप्टर, देखो बेटा मुझे बता दीजिए, जैसे हम कल करेंगे या फिर नेक्स्ट वीक करेंगे। नेक्स्ट वीक हम पी ब्लॉक शुरू करेंगे, तो पी ब्लॉक करने से पहले कल आपके जो भी डाउट्स संडे को कराओगे? अरे नहीं, संडे को नहीं कराएंगे भाई, रिवीजन की बात कर रहा हूं मैं, कि कल क्योंकि मेरा 15 मिनट का चैप्टर है, बाकी जो भी आपके किसी चैप्टर के डाउट है वे सारे डाउट्स पूछ लेना। ठीक है बेटा, तो कल आपके यही होंगे, क्योंकि अभी हमारे पास जो चीज बची हुई है, सिर्फ ज्यादा नहीं बचे हुए, हमारे पास 3 डेफिनेशन बची हुई है। कौन कौन सी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली डेफिनेशन है मेरे पास कोएगुलेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस। सर आज ही करा दो, नेक्स्ट वीक पी ब्लॉक करा देना। और कल, अच्छा कल ओहो कल तो संडे है भाई, मैं तो भूल गया था, चलो मैं आज खत्म ही करा दूंगा। ओहो मेरे को लगा कि कल वो सैटरडे है, सॉरी भाई मैं भूल गया था। तो सबसे पहले हम शुरू आज खत्म ही करा देते हैं इसको। जब हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा कोएगुलेशन की बात करते हैं, चलिए देखिए बेटा कोएगुलेशन क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। अब देखिए बेटा, जैसे मेरे पास ये मिल्क है, ठीक है बेटा, ये क्या है हमारे पास, मिल्क। अब इस मिल्क को जब हम इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं, तो इस मिल्क में से हमें क्या क्या चीज मिलती है बताइए?
दही नहीं, दही लस्सी, मक्खन मक्खन, अरे मिल्क यार, मिल्क है, मिल्क दूध है। घी, मैंने कर्ड नहीं बोला, घी। याद रखो मैंने कर्ड नहीं बोला। मलाई, क्रीम। मलाई बिल्कुल सही, मलाई मिलती है बेटा, क्रीम क्रीम मिलती है। मिल्क प्लस आपको टोंड दूध मिलता है। जब टोंड का मतलब जिसको क्रीम फ्री होता है, टोंड दूध मिलता है, इसको याद रखना बेटा। तो इसमें से हमें क्रीम मिल जाती है, और वो क्रीम किस फॉर्म में होती है? प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में होती है। एंड दैट सर फिनोमेना अगर इसको इज और नोन एज, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दे तो डबल टोन्ड मिलता है। बिल्कुल सही, और ज्यादा सेंट्रीफ्यूज करते हो तो डबल टोन्ड कहलाता है बेटा। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? कोएगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोएगुलेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा? दूसरी चीज, इसी दही के अंदर जब हम कुछ पार्टिकल्स ऐड कर देते हैं, क्या ऐड करते हैं जिससे कर्ड बन जाए हमारा? जल्दी बताओ। अरे क्या ऐड करते हैं भाई? इसके अंदर हम जामुन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ऐड करते हैं। कैसे? बिल्कुल, लैक्टोबैसिलस। जब हम भाई साइंस की बात करते हैं तो लैक्टोबैसिलस होता है, और हिंदी जनरल भाषा में करें तो हम इसमें दही ऐड कर देते हैं स्मॉल अमाउंट में, या जामुन ऐड कर देते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है बेटा? ये पार्टिकल्स, उससे हम कहते हैं जो जामुन हमने ऐड करा या फिर जो कर्ड ऐड करी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से कर्ड बन जाता है, और जब इसका हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो हमें लस्सी मिल जाती है। ठीक है भाई, क्या मिल जाती है? हमें लस्सी मिल जाती है, और साथ में हमें क्या मिल जाती है? मक्खन मिलता है। एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज कोएगुलेशन। ठीक है बेटा, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द फिनोमिना ऑफ precipitation of a colloidal solution by सर इसमें हाँ जी बेटा। सेंट्रीफ्यूगेशन मेन? नहीं बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन मेन नहीं होता था। हाँ, सेंट्रीफ्यूगेशन मेन प्रोसेस है। यदि सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं करेंगे तो अलग तो होंगे ही नहीं। सेंट्रीफ्यूगेशन करना जरूरी है बेटा। और जब तक इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं करेंगे, भाई देखो, जब आप जब दही को हम क्या करते हैं? बिलोना शुरू कर देते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो उसमें से एक मक्खन को निकालने के लिए उसमें हम आइस भी डालते हैं। याद रखना, या तो ठंडा पानी डालते हैं या आइस डालते हैं। क्यों डालते हैं? जिससे वो जो कोएगुलेशन है, ये प्रेसिपिटेट बने, ये क्या हो जाए? कोएगुलेट हो गए, इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा। ठीक है बेटा, बाय द एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा कोएगुलेशन, इज कॉल्ड कोएगुलेशन। इस डेफिनेशन में किसी को डाउट हो तो मुझे बताइए बेटा। हाँ जी बेटा, बताइए। हाँ जी बताओ भाई, कोएगुलेशन में कोई डाउट हो तो। नो अब बेटा, सर। पहली चीज, सर कोएगुलेशन कैसे कैसे इलेक्ट्रोलाइट करते ऐड हैं? करते हैं क्या हो जाता है? हाँ बेटा, इलेक्ट्रोलाइट, अरे दूध के अंदर हम दही वो ऐड कर देते हैं। दूध के अंदर जब हम जामुन ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो वो क्या हो गया? कोएगुलेट हो गए। दूसरी चीज, अब कोएगुलेशन कैसे कैसे कर सकते हैं? मेथड ऑफ कोएगुलेशन बेटा देखो, जब हम बात करते हैं बेटा मेथड ऑफ कोएगुलेशन, जल्दी जल्दी करते हैं, और नहीं आएगा तो फिर मैं बताता हूं कैसे कर सकते हैं। देखो, आपने अंडे को उबाला है। हाँ भाई, जब हम अंडे को उबालते हैं बेटा, कहीं हमारे पास ऐसे, चलो कोई बात नहीं, जब हम अंडे को उबालते हैं बेटा तो ध्यान से देख रहे हैं, तो अंडा क्या हो जाता है? पहले इसके अंदर जब हम फोड़ते हैं तो उसमें अंदर लिक्विड निकलता है, एक ये वो येलो योक निकलता है। अरे बायो वाले स्टूडेंट्स हो भाई, बायो वाले तो बता सकते हैं, वो तो डेली की और लाइफ वो में उनके तो सॉलिड हो जाता बिल्कुल सही। तो पहले लिक्विड होता है और बाद में क्या होता है? सॉलिडिफाई हो जाता है। तो नहीं, उसके जो पार्टिकल्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? कोएगुलेट हो जाते हैं। तो हम पहला बॉइलिंग करके भी उसे कोएगुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जब हम अंडे को उबालते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है? कोएगुलेशन टेक प्लेस हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? कोएगुलेशन टेक प्लेस। तो बाय बॉइलिंग। दूसरा बी पार्ट, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ROES। हाँ जी, ये डेफिनेशन। ठीक है बेटा, तो हम लिख देते हैं बाय बॉइलिंग कोएगुलेशन टेक प्लेस। एग्जाम्पल क्या कौन सा हो गया बेटा आपका? एग का एग्जाम्पल क्या हो गया? एग। जब हम अंडे को उबालते हैं तो वो पहले वाटर में होता है, उसके बाद क्या हो जाता है? कोएगुलेट करके वो किस में चेंज होता है? सॉलिडिफाइड हो जाता है बेटा। दैट प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। ठीक है बेटा, और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोएगुलेशन कहते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो बेटा, इलेक्ट्रो मतलब क्या होती है? इलेक्ट्रो मतलब भाई जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बेटा। देखिए एक्चुअली में क्या होता है बेटा, हम जब एक YouTube ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, अब मैंने YouTube ले लिया और इसको मैंने इस यहाँ से चैम्बर को इसको बंद कर दिया, इस टाइप से यहाँ से बंद कर दिया, इसको भी मैंने यहाँ से बंद कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिसिटी लगा दी, ये नेगेटिव पार्ट, और यहाँ पे मैंने लगा दिया बेटा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है बेटा। और इस टाइप से मैंने इसके अंदर कौन सा कोलोइडल सॉल्यूशन डाल दिया, कौन सा सॉल्यूशन डाल दिया, कोलोइडल सॉल्यूशन। और बेटा जो हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं, इनमें जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, इनके पास चार्ज होते हैं। ध्यान से सुना, कोलोइडल पार्टिकल्स possess चार्ज, उनके पास दोनों ही चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। अब जब मैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर उनको रखूंगा तो मुझे बताइए पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स किस तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव। नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव वाले पॉजिटिव। तो वर्ड यही बेटा, द मूवमेंट ऑफ फोरेसिस, मतलब होता है मूवमेंट, फोरेसिस का मतलब क्या होता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट ऑफ किसका, कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द किसकी फील्ड में, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफोरेसिस फिनोमिना कहते हैं। समझ में आया बेटा, डेफिनेशन समझ में आई, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, द मूवमेंट ऑफ, हाँ जी बेटा, द मूवमेंट ऑफ, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी, कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। कोलोइडल पार्टिकल्स अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स देयर, अरे पूरा बताया करो बेटा, टुवर्ड्स देयर अपोजिट। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, अरे वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे ना, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ। आयनिक कोलोइडल पार्टिकल्स नहीं आना चाहिए, हाँ जी बेटा, आयनिक कोलोइडल पार्टिकल्स नहीं आना चाहिए। बेटा एक्चुअली में जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो आयनिक ही होते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्चुअली में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपका लिया NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, ये NaCl का कैसा होगा, ये आयनिक कोलोइडल सॉल्यूशन कहलाएगा या फिर NaCl सॉल्यूशन कहलाएगा। जब हम बात करते हैं, आप कहते हो ना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, क्या लिखते हो, पूरा लिखते हो आयनिक। जब हम बात करते हैं सिंपल कोलोइडल सॉल्यूशन हमने कह दिया, तो कोलोइडल सॉल्यूशंस क्या हो गया इस टाइप पे, ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, ठीक है बेटा। जब इसको हम क्या लेते हैं, बेंजीन के अंदर लेते हैं, ध्यान सुना, जब NaCl को हम बेंजीन के अंदर लेते हैं देन इट इज नोन एज कोलोइडल सॉल्यूशन, ध्यान सुना। और जब आप बेंजीन की जगह आप वाटर ले लेते हो तब ये कहलाता है ट्रू सॉल्यूशन, क्या कहलाता है, ट्रू सॉल्यूशन। इसलिए बेटा कोलोइडल जो एक स्टेट होती है, ये एक स्टेट होती है बेटा, ध्यान सुनना, इट इज नॉट अ फिनोमिना, इट इज अ स्टेट, ठीक है, ये वर्ड ध्यान से रखना। तो NaCl जब ये कोलोइडल सॉल्यूशन है तो यहाँ पे मुझे बताइए, अब बेंजीन के अंदर NaCl कोलोइडल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है, आयनिक नहीं होता, बट जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी के इन्फ्लुएंस में लाऊंगा तो ये टूट जाता है Na पॉजिटिव और किसमें, Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव किस तरफ मूव करेगा, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और ये Cl नेगेटिव किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है बेटा, ओके बेटा। चलिए अब इसके बाद बेटा, इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, दैट इज नोन एज, बस 5 मिनट का और है, बस 5 मिनट और दीजिए फिर इसको खत्म करते हैं, ठीक है बेटा, 5 मिनट बचे हमारे पास। हार्डी-क्वेज रूल, बहुत छोटा रूल है बेटा, और कंपटीशन में बहुत बार रिपीट होता है बेटा। ध्यान सुना, हार्डी-क्वेज रूल में क्या कहा गया था बेटा, जिनके ऊपर जितना बड़ा चार्ज होगा, याद रखना, जिनके ऊपर जितना बड़ा चार्ज होता है उनकी कोएगुलेटिंग पावर भी उतनी ही ज्यादा होती है, याद रखना। हाइयर द चार्ज मोर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर, और मोर विल बी द फोकुलेशन पावर, उसकी उतनी ही ज्यादा होती है। दैट इज गिवन बाय द साइंटिस्ट नोन एज हार्डी-क्वेज रूल, ठीक है बेटा। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स है, अब मुझे नेगेटिव चार्ज सोल बनाना है, कौन सा बनाना है, नेगेटिव चार्ज सोल बनाना है। तो मुझे बताइए इसके लिए मुझे पॉजिटिव चार्ज लेने पड़ेंगे या नेगेटिव चार्ज लेने पड़ेंगे, जल्दी बताइए। वो जो कोएगुलेटिंग एजेंट है वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसे अपोजिट लेना पड़ेगा। तो जैसे मेरे पास Al3 पॉजिटिव है
Mg2 पॉजिटिव है और Na पॉजिटिव। तो मुझे बताइए इनमें से कोएगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा होगी अकॉर्डिंग हार्डी-स्क्वेज रूल। हार्डी-स्क्वेज रूल ने ये कहा था जिनके ऊपर, बिल्कुल सही, जिनके ऊपर जितना बड़ा चार्ज होगा उनकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर किसकी होगी इन तीनों में से, जल्दी बताइए। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, फिर Mg और फिर Na की बात करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तो इसको हम फिर स्टेट लिख देते हैं और उसके बाद अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं बेटा। तो देखिए, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम कोलाइडल टू, किसमें कर रहे हैं उसको चेंज, ये बेटा थर्ड रूल है इसी का, कोएगुलेशन करने का, कोएगुलेटिंग का थर्ड रूल है बेटा। कोएगुलेट को हम क्या कर रहे हैं, यानी कोलाइडल पार्टिकल को किसमें चेंज कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट वाला जो आप कह रहे थे ना, इलेक्ट्रोलाइट का क्या रोल है, वो इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं बेटा इसके अंदर। ठीक है बेटा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से कैसे कर सकते हैं, चेंज ऑफ कोलाइडल्स इनटू पीपीटी और सस्पेंडेड। ये बेटा, सर ये इलेक्ट्रोलाइट जो कोलाइडल सब्सटेंसेस है इन्हें ब्रेक कर देंगे आयंस में। हाँ जी बेटा, देखो मैंने कल कहा था बेटा, जैसे NaCl हमारे पास है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इनकी स्टेबिलिटी क्यों होती है, इनकी चार्ज की वजह से। और मैंने इनका चार्ज ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या करेंगे, ये आपस में क्या कर जाते हैं, कोएगुलेट कर जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था, ग्रेटर द वैलेंसी, जिसकी जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोएगुलेटिंग आयंस, जिनकी जितनी ज्यादा कोएगुलेटिंग आयंस की वैलेंसी होगी ग्रेटर, उसकी उतनी ही ग्रेटर क्या होगी बेटा, कोएगुलेटिंग पावर। ग्रेटर द कोएगुलेटिंग पावर, उनकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। और दिस रूल इज नोन एज हार्डी-स्क्वेज रूल। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। 5 मिनट और लगेगी, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो 5 मिनट कह रहा है, 3 मिनट और लगेगी मेरे को, एक्चुअली में 2 मिनट बचे हुए हैं, कोई बात नहीं। देखो बेटा, coagulating power of anion to coagulate a positive charged colloidal sol is अब मुझे बताइए इन तीनों में से कोएगुलेटिंग पावर किसकी ज्यादा होगी पॉजिटिव चार्ज सोल के लिए, पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन के लिए, जल्दी बताइए बेटा। फास्फोरस 3 नेगेटिव। बिल्कुल सही, इस टाइप से। और नेगेटिव वाला मैंने आपको बता ही दिया था बेटा। ठीक है, चलो उसको भी लिख देते हैं बी पार्ट करके। कोएगुलेटिंग पावर ऑफ cations to coagulate a negative charge colloidal sol is। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने ले लिया Na पॉजिटिव, ठीक है बेटा, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव और Si4 पॉजिटिव। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, Si4 पॉजिटिव, इस टाइप से। अब बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान सुना, आउट ऑफ, ध्यान से देखिए बेटा, आउट ऑफ BaCl2 एंड NaCl which cause higher, ठीक है बेटा, which cause higher coagulating या which cause higher coagulation, कौन सा कोएगुलेशन ज्यादा करेगा, BaCl2। क्यों बेटा BaCl2 क्यों, Ba2 प्लस और Cl नेगेटिव बनेगा, Ba पे 2 प्लस है वो हाई चार्ज है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने।
बस इस टाइप से क्वेश्चन आता है बेटा पेपर के अंदर, इस टाइप से आपको करके ना आंसर क्या होगा इसका BaCl2, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर Ba2+ है और NaCl के अंदर क्या है Na पॉजिटिव, तो BaCl2 करेगा क्योंकि हाइयर द चार्ज मोर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर। लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर हार्डी-स्क्वेयर रूल के अंदर मॉडिफिकेशन की क्या जरूरत थी? ध्यान सुनिए, हार्डी-स्क्वेयर रूल के अंदर क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत थी? ध्यान सुनो बेटा, उसने ये कहा था कि हाइयर द चार्ज, जिसका जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी कोएगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, बट उसने क्वांटिटी के बारे में नहीं बताया। जैसे फॉर एग्जांपल इस Mg2 पॉजिटिव की मैं क्वांटिटी ज्यादा ले लेता हूं और इसकी क्वांटिटी कम डाली हुई है, तो मुझे बताइए कोएगुलेशन किसकी ज्यादा होगी, Mg2 पॉजिटिव की ज्यादा होगी या Al3 पॉजिटिव की ज्यादा होगी? Mg2 तो प्लस ये बिल्कुल Mg2 सही, प्लस। हाँ जी बेटा, वही मैं कह रहा हूं, ये चीज उसके अंदर क्या थी, मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, तो उसने क्वांटिटी के बारे में नहीं बताया था। तो याद रखना बेटा, दिस वाज द मॉडिफिकेशन व्हिच हैज टू बी डन इन द हार्डी-स्क्वेयर रूल। तो उसकी क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है, यदि क्वांटिटी ज्यादा है तो कोएगुलेशन भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। दिस इज द चैप्टर, फाइनल चैप्टर था, ये खत्म हुआ बेटा आपका, और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, सोल्व कर लेना, ठीक है बेटा। और पीडीएफ फाइल आपको, पीडीएफ कह रहा है इस टाइप से पिक आपको मिल जाएगी आपके चैट में, चैट बॉक्स में, ठीक है बेटा। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपकी दूसरी क्लास भी होगी, ठीक है बेटा, चलिए एक्सक्यूज ओके बेटा। हाँ जी बेटा, बोलो बोलो। सर गुड मॉर्निंग बेटा। कोई रूल नहीं है मॉडिफिकेशन का? किस चीज का बेटा?